हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता शर्मा आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स क्या होता है? वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। ये दो प्रकार के तंतु होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स, देन सेकेंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को हम कहते हैं प्राकृतिक तंतु और आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम कहते हैं कृत्रिम तंतु। अब हम प्राकृतिक तंतु के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक तंतु क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों के तनों से प्राप्त, फूलों से प्राप्त। तो पेड़ पौधे और तनों के से हमें कौन सा तंतु प्राप्त होता है? रेयॉन। जानवरों की खाल में मौजूद बालों से प्राप्त, वो उस जानवरों की खालों में मौजूद बालों से हमें कौन सा तंतु प्राप्त होता है? ऊन का तंतु। तथा कीड़े मकोड़ों से प्राप्त हमें कौन सा तंतु प्राप्त होता है? रेशम। तो पेड़ पौधों तथा पेड़ पौधों के तनों तथा फूलों से हमें रेयॉन प्राप्त होता है। जानवरों की खाल में मौजूद बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है तथा कीड़े मकोड़ों से हमें रेशम प्राप्त होती है। यह है हमारा प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट वनस्पतिज तंतु, सेकंड जांतव तंतु, थर्ड खनिज तंतु। वनस्पतिज तंतु क्या होते हैं? वनस्पति तंतु वो होते हैं जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। इन वनस्पति जगत से प्राप्त तंतुओं को वनस्पतिज तंतु कहते हैं। इसकी रचना में सेलुलोज प्रमुख होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा होती है। वनस्पतिज तंतु को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बीज वाले तंतु। बीज वाले तंतु और तने वाले तंतु। तो बीज वाले तंतु को क्या होते हैं? कुछ पेड़ों के बीजों से भी तंतुओं की प्राप्ति होती है। बीजों के चारों तरफ तंतु लिपटे रहते हैं। बीजों के चारों तरफ तंतु लिपटे रहते हैं, जैसे कपास के। अब बीज वाले तंतु हमारे 2 भागों में डिवाइड होते हैं, जैसे कपास और सेकंड कापोक। कपास के बीजों को फटने से पहले ही एकत्रित करके उनके बिनौले अलग करने के लिए गांठें बांधकर मशीनों में भेजा जाता है। वहाँ रुई धुनकर छोटे व बड़े तंतुओं को अलग अलग करके उनकी पूनियाँ बना ली जाती हैं। इन पूनियों को मशीनों द्वारा खींचकर व ऐंठन देकर सूत काता जाता है। इसी सूत से उपयोगी व सर्वव्यापी वस्त्रों का निर्माण होता है, जो कि लोकप्रिय व सस्ते होते हैं। कौन से होते हैं कपास के तंतु? लोकप्रिय व सस्ते। सेकंड आपको मैं बताऊंगी कापोक। कापोक एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। इसके तंतु भी कपास के समान ही होते हैं। ये कपास से उत्तम तथा रेशम के समान होते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है। इसके जो तंतु होते हैं, कापोक के तंतु जो होते हैं, वो जीवन सुरक्षा पेटी, चटाई आदि के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी तने वाला तंतु। तने वाले तंतु क्या होते हैं कि कुछ वृक्षों के तनों पर कई रासायनिक प्रक्रिया करके उसमें से तंतुओं को खींचा जाता है। कि कुछ वृक्षों के तंतुओं पर कई रासायनिक प्रक्रिया करके उसमें से तंतुओं को खींचा जाता है। इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? फर्स्ट लिलिन, सेकंड जूट और थर्ड हेम। लिलिन क्या होता है? यह तंतु सनफ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। कौन से पौधे से? सनफ्लैक्स नामक पौधे के तने से, जो कि ठंडी जलवायु व नमी वाले स्थानों पे उत्पन्न होता है। कौन सी जलवायु? ठंडी जलवायु व नमी वाले स्थानों पर उत्पन्न होता है।
इसके तने पर नीले व पीले रंग के फूल लगते हैं। लिनेल वाले तने पर नीले व पीले रंग के फूल लगते हैं। जब जड़ के पास पौधे का रंग पीला पड़ जाता है व पौधे गहरे पीले रंग के हो जाते हैं तो इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। इन पौधों के तनों को काफी दिनों तक पानी में रहने देते हैं। पानी में ये पौधा पड़ा रहता है काफी दिनों तक। इसके कारण जिसके कारण इसकी जो छाल जो होती है, क्या होती है, इसकी छाल जो होती है खुद ही इससे अलग हो जाती है, जिसमें मौजूद मोम, गोंद आदि को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग कर देते हैं। ठीक है, आदि को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग कर देते हैं। इन तंतुओं से बने वस्त्र कोमल, चिकने व कीमती होते हैं। लिनन के जो वस्त्र होते हैं वो कोमल, चिकने व कीमती होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जूट के बारे में। कपास के बाद जूट का ही प्रयोग सबसे अधिक वस्त्र बनाने में प्रयोग में होता है। जूट के पौधे की रचना में केवल एक तना होता है। जो जूट का जो पौधा होता है इसका सिर्फ एक तना होता है। ठीक है, जिसकी जो मोटाई होती है ना वो उंगली के बराबर होती है, एक हमारी उंगली के बराबर होती है, और लंबाई 5 से 12 फुट होती है। इस पौधे की जो लंबाई होती है, तना तो इसमें एक ही होता है, और उसकी जो लंबाई और इसकी जो मोटाई होती है वो हमारी एक उंगली के बराबर होती है, और लंबाई 5 से 12 फीट होती है। जब पौधे पर फूल मुरझाने लगते हैं, क्या होते हैं, जूट के पौधे पर जब ये फूल मुरझाने लगते हैं तब तने को जड़ सहित काट लिया जाता है। ठीक है, जब ये फूल मुरझाने लगते हैं तब तने को जड़ सहित काट लिया जाता है। इसमें ये एक बात ध्यान रखी जाती है, क्या कि बीज पकने पर ही ये तंतु मजबूत होते हैं। जब इस तने पर जो बीज जो होता है वो जब पकने लगता है, पकने के बाद ही इसके तंतु जो मजबूत होते हैं। ठीक है, काटने के बाद इसको कई दिनों तक इस तने को भी पानी में रहने देते हैं। ठीक है, पानी में रहने के बाद में ये जो तना है ये भी इसी प्रकार जिससे कोमल, पीले व अलौकिक चमक वाले रेशे प्राप्त होते हैं। शुरू में तो ये तने कैसे होते हैं, उलझे हुए, ये उलझे हुए तने होते हैं स्टार्टिंग में। बाद में ये नरम व गर्म वातावरण युक्त स्थानों पर काटे जाते हैं। इसका सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो होता है बांग्लादेश, जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अब मैं आपको बताऊंगी हेम्प के बारे में। इसके तंतुओं में वस्त्र में उपयोग होने वाले गुण नहीं होते। हेम्प के जो तंतु होते हैं इसके जो तंतु होते हैं वो वस्त्र में उपयोग नहीं होते, उसके गुण इतने अच्छे नहीं होते कि इसके तंतुओं को हम वस्त्र में उपयोग करें, इसलिए यह अत्यंत सीमित है। हेम्प क्या है, अत्यंत सीमित है। इसका प्रयोग सबसे अधिक किसमें काम आता है, कागज बनाने में होता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक कागज बनाने में होता है। इसका तंतु साधारणतः मतलब ज़्यादातर इसका तंतु जो होता है काले रंग का होता है। ठीक है, काले रंग का हेम्प का तंतु होता है, लेकिन मलीना में अच्छी किस्म व सफ़ेद रंग का हेम्प पैदा होता है। कहाँ होता है पैदा, मलीना, इस देश का नाम है मलीना में अच्छी किस्म व सफ़ेद रंग का हेम्प पैदा होता है। विश्व में इसका जो इसका तंतु, हमारे भारत में भी इसका उत्पादन होता है तंतु का, लेकिन भारत में महाराष्ट्र, मद्रास व कर्नाटक आदि में ये मुख्य है। ठीक है, मुख्य इसकी फसल की जाती है भारत में, महाराष्ट्र, मद्रास व कर्नाटक। ठीक है, आया समझ में। और इसका जो प्रयोग, जो इस तंतु का जो प्रयोग करते हैं ना, इस तंतु से क्या बनते हैं, इस तंतु से बनते हैं गलीचे, रस्सी व जूते जो होते हैं, जूते का निचला भाग। इस तंतु से गलीचे, रस्सी व जूते का निचला भाग बनाया
जाता है। आया समझ में? अब मैं आपको बताऊंगी जांतव तंतु के बारे में। क्या होते हैं जांतव तंतु? जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं तो जांतव तंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जांतव तंतु कहते हैं। जैसे इस जांतव तंतु कितने प्रकार का होता है? जांतव तंतु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के तंतु प्राप्त होते हैं इससे हमें। फर्स्ट होता है हमारा ऊन और सेकंड होता है हमारा रेशम। जंतु जगत में जो प्राप्त अनेक जानवरों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं उनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। और ऊन का सर्वोत्तम साधन है भेड़। क्या साधन है ऊन का? सर्वोत्तम साधन है भेड़। और भेड़ में भी जातियाँ, कई प्रकार की जातियाँ होती हैं। इसमें जो मेरिनो जाति होती है, मेरिनो जाति की जो भेड़ की के बालों से जो ऊन प्राप्त होती है वो सबसे उच्च क्वालिटी की ऊन होती है। ठीक है, लेकिन इन जातियों की भेड़ों की जो देखभाल जो होती है, जो इनका पालन पोषण भली भांति किया जाता है, बहुत अच्छी से देख रेख से इन भेड़ों की देखभाल की जाती है। ठीक है, ये जो भेड़ है इसमें भी हमें 2 किस्म के, एक घटिया किस्म की ऊन प्राप्त होती है इसी भेड़ से और एक हमें उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। तो जो भेड़ की जो पीठ है, पीठ में अन्य भागों से तो हमें कौन सी ऊन प्राप्त होती है? घटिया किस्म की। इसकी मेरिनो ये जो भेड़ है इसके पीठ में अन्य भागों से हमें घटिया किस्म की ऊन प्राप्त होती है, जबकि कंधे से लेकर दोनों तरफ के पेट वाले भाग से उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, आया समझ में? घटिया क्वालिटी की ऊन भेड़ के पीठ व अन्य भागों से प्राप्त होती है और कंधे से लेकर पेट के दोनों तरफ वाले भाग से उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताती हूँ रेशम। रेशम हमें कहाँ से प्राप्त? रेशम हमें एक कीड़े से प्राप्त होती है। ये कीड़ा जो है वो सहतूत के या ओक की पत्तियों पर पलता है। या तो ये कीड़ा सहतूत के पेड़ पे मिलता है या ओक की पत्ती पे पलता है। ठीक है, अंडे से कीड़ा बनने तक की स्थिति में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अंडे से कीड़ा बनने की स्थिति में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। फर्स्ट सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर थर्ड है प्यूपा और चौथा है कीड़ा। सबसे पहले ये अंडा होता है। अंडे के अंदर ये छोटा सा कीड़ा होता है। ठीक है, अंडा जब फटता है तो छोटा सा कीड़ा निकल के इसके मुंह से लार निकलती है, लार। ये जो लार होती है ये कीड़ा अपने चारों तरफ इस लार को लपेट लेता है। ठीक है, लार लपेटने के बाद में जब इसके चारों तरफ ये लार लिपट जाती है तो ये बन जाता है प्यूपा। इसे हम कोकुन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम कोकुन भी बोलते हैं। इसके बाद यह है कीड़ा। इसके बाद ये बनने प्यूपा होने के बाद में यह कीड़ा बन। अच्छा, इसी अवस्था में इस कीड़े को मार दिया जाता है। इसी अवस्था में इस कीड़े को मार दिया जाता है। मारने के बाद में इस कीड़े को विभिन्न प्रक्रिया अपनाकर रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। ऐसा में सबसे पहले अंडा, लार्वा, फिर प्यूपा को हम कोकून भी बोलते हैं और किसके बाद एक कीड़ा बनता है और इस स्टेज में आकर इसे मार दिया जाता है और विभिन्न प्रक्रिया अपनाकर रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस रेशे की लंबाई कितनी होती है? 2000 से 4000 गज। इस रेशे की लंबाई 2000 से 4000 गज होती है। यह धागा सुंदर, मजबूत व मुलायम होता है। इस तंतु का जो धागा होता है वह सुंदर, मजबूत व मुलायम होता है। आया समझ में? अब मैं आपको बताऊंगी खनिज तंतु। खनिज तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? खाद्यान्नों से। खनिज तंतु हमें खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं जो कि खनिज तंतु कहलाते हैं। इसमें इसका प्रमुख है एस्बेस्टस। क्या है प्रमुख? एस्बेस्टस। प्रकृति में यह एक अकेला तंतु है जो खाद्यान्नों के तंतु के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यह आध्यात्मिक खनिज तंतु है। यह कौन सा तंतु है? आध्यात्मिक खनिज तंतु जो कि इटली, कनाडा व दक्षिण अमेरिका की चट्टानों से प्राप्त होता है।
कहाँ से प्राप्त होता है ये एस्बेस्टस का तंतु? हमें इटली, कनाडा व दक्षिण अमेरिका की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें एस्बेस्टस के जो तंतु होते हैं ना, इसमें ज्वलनशील, जंग प्रूफ व एसिड प्रूफ गुण होते हैं। इस तंतु में ये जो तंतु होते हैं वह अज्वलनशील, जंग प्रूफ व एसिड प्रूफ होते हैं। तो इन्हीं सभी गुणों के कारण इन तंतुओं का प्रयोग जो फायर ब्रिगेड वाले जो व्यक्ति होते हैं, अग्निशमन वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी पोशाक बनाने के काम आते हैं। ये तंतु फायर ब्रिगेड वाले व्यक्तियों की पोशाक बनाने के काम आते हैं व इन्हीं तंतुओं से अज्वलनशील पर्दे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? इन्हीं तंतुओं से अज्वलनशील पर्दे भी बनाए जाते हैं। इन तंतुओं का जो प्रयोग होता है वो कपास के साथ होता है। इन तंतुओं का प्रयोग कपास के साथ मिलाकर किया जाता है। आया समझ में? लास्ट आपका होता है इसमें प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। इसका भी एक पेड़ होता है जिससे हमें ये रबर प्राप्त होती है। आज मैंने आपको बताया है नेचुरल फाइबर्स। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा नेचुरल फाइबर्स मैं आपको एक और बता देती हूँ। नेचुरल फाइबर्स हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: वनस्पतिज तंतु, जांतव तंतु और खनिज तंतु। वनस्पतिज तंतु जो होते हैं वो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं और ये वनस्पति, इसमें इसका मुख्य सेल्यूलोज होता है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित मात्रा होती है। वनस्पतिज तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं: बीज वाले तंतु और तने वाले तंतु। बीज वाले तंतु हमें बीजों से जो पेड़ों के बीजों से जो प्राप्त होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं: कपास और कापोक। ठीक है, और तने वाले तंतु जो होते हैं, जो हमें तनों से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं लिनिन, जूट और हेम। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आता है वो जांतव तंतु होता है। जांतव तंतु वह तंतु होता है जो जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों से हमें प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा ऊन, जो कि मेरिनो जाति की भेड़ से उच्चतम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। और सेकंड आएगा रेशम। रेशम हमें शहतूत के पेड़ पर पलने वाले या ओक की पत्तियों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है। ये जो कीड़ा होता है ये अपनी 4 अवस्थाओं में, ये कीड़ा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। फर्स्ट होता है अंडा, सेकंड होता है लार्वा, थर्ड होता है प्यूपा और फिर लास्ट कीड़ा। इस कीड़े की जब ये कीड़ा बन जाता है, यहीं पर इसको मारकर हमें रेशा प्राप्त की हम इस तंतु को प्राप्त करते हैं। इस रेशे की जो लंबाई होती है, इस तंतु की जो लंबाई होती है, वो 2000 से 4000 गज होती है। यह धागा सुंदर, मजबूत व मुलायम होता है। फिर आगे आता है आपका खनिज तंतु। खनिज तंतु हमें खाद्यान्नों से प्राप्त होता है। एस्बेस्टस, ये खनिज तंतु का प्रमुख तंतु है। एस्बेस्टस क्या होता है? ये आध्यात्मिक खनिज तंतु है। यह इटली, कनाडा व दक्षिण अमेरिका की चट्टानों से प्राप्त होता है। यह तंतु इस तंतु में एक प्रमुख गुण होता है अज्वलनशील, जंग प्रूफ व एसिड प्रूफ होता है। इन्हीं तीनों गुणों के कारण यह फायर ब्रिगेड वाले व्यक्तियों की पोशाक बनाने के काम आता है। जो व्यक्ति अग्निशमन वाले व्यक्ति होते हैं उनकी पोशाक बनाने के काम आता है। व इससे अज्वलनशील पर्दे भी बनाए जाते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कपास के साथ मिलाकर किया जाता है। लास्ट आपका आता है इसमें प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। इसका भी एक प्राकृतिक पेड़, इसका भी एक पौधा होता है जिससे हमें ये रबर प्राप्त होती है। तो आज मैंने आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताया है। कल मैं आपको आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।